फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग इस वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स बता दूं, आप लोग सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस को मैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आप लोग कराने वाला हूं। ऑब्जेक्टिव मैं करा दिया हूं, ऑब्जेक्टिव जाकर देख सकते हैं। VVI जो ऑब्जेक्टिव मैं करा दिया हूं, ठीक ना। ये आपको लॉन्ग जो मैं बता रहा हूँ, ये सब VVI है। इसको आप पढ़ के जरूर जाइएगा, आपको सेंटर पर जरूर काम आएगा, ठीक ना। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप जब देखेंगे, देखिए एक बात बता दूँ, मैं PDF आपको चाहिए तो PDF आप कहाँ से लेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपको PDF आपके पास पहुंचाने की रास्ता बता दूंगा, ठीक है माय फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करते समझने में आपको दिक्कत ना हो। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। मतलब एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो जर्मनी की एकीकरण की प्रमुख बाधाएं थी कि जर्मनी में लगभग 300 छोटे छोटे राज्य में विभक्त मतलब बटा होना, ठीक ना। और जर्मनी भौगोलिक दृष्टि से अलग थलग, मतलब जर्मनी भौगोलिक दृष्टि से अलग थलग रहना। और जर्मनी में समस्याओं में ऑस्ट्रेलिया का आन्यास, मतलब जर्मनी की समस्या में बिना काम का ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप होना। समझ गए इसका अर्थ मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि आपको याद हो जाए, ठीक ना। जर्मनी में अधिकांश राज्यों में सैनिक शक्ति कमज़ोर होना। जर्मनी में जो अधिकांश राज्य था, सैनिक शक्ति वहाँ पे कमज़ोर हो गया, ठीक ना। ज़्यादातर जो सैनिक था वहाँ पे शक्ति उनका कमज़ोर हो गया जर्मनी में। चलिए, ये पहला में क्वेश्चन हो गया। दूसरा में क्वेश्चन देखते हैं, खूनी रविवार क्या है। देखिए, खूनी रविवार का अर्थ क्या होता है। खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस की जार सेना, देख सकते हैं, जार सेना के द्वारा शांतिपूर्ण मजदूरों तथा उनके बीवी बच्चों के जुलूस में गोली बरसाई। जैसे यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी तरह यहाँ पे जार सेना के द्वारा जो शांतिपूर्वक मजदूर और उनके बीवी बच्चों थे जुलूस निकाल रहे थे, तो उन पर गोलियाँ बरसाई गई थी, ठीक ना। जिसके कारण हज़ारों लोगों की जान गई। इस दिन के जो था रविवार दिन था, ठीक ना। इसलिए इसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। समझ गए इस बात को। आते हैं तीसरा क्वेश्चन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यहाँ पे कब और कहाँ हुई, ठीक ना। देखिए, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र बम्बे में आयोजित किया गया था और 31 दिसंबर तक जारी रहा। मतलब बम्बे में आयोजित किया गया और 31 दिसंबर तक जारी रहा। इसकी शुरुआत एक जो सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एलन एस्टोनिक एहुम ने दादा भाई नौरोजी और दिनोशोवाज के साथ मिलकर की थी, ठीक ना। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। जो दांडी यात्रा था गांधी जी द्वारा किया गया था, उसका मेन उद्देश्य क्या था। गांधी जी ने 12 मार्च को साबरमती में अरब सागर दांडी के तट शहर तक 78 संख्या देखिए, 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की यात्रा की। 241 मील की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य गांधी जी उनके समर्थकों द्वारा समुद्र के जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीतियों का उल्लंघन करना था। समझ गए इस बात को। मुख्य उद्देश्य क्या था कि इसका डेट था 12 मार्च स्टार्ट हुआ था। 12 मार्च से मतलब साबरमती दांडी यात्रा स्टार्ट हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि समुद्र का जो जल है उसका नमक बनाकर ब्रिटिश नीतियों का उल्लंघन करना था। और कितने अनुयायी थे, तो 78 अनुयायी थे। और कितने दूर गए थे, तो 241 मील की यात्रा किए थे पूरा, ठीक ना। 5 नंबर क्वेश्चन में, श्रमिक वर्ग किन परिस्थितियों में नगरों में आए। श्रमिक वर्ग थे किन परिस्थितियों में नगर में आए। शहर। उत्तर देखिए, शहर एवं फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों का भूमिहीन कृषिक वर्ग रोजगार की तलाश में शहर की ओर पलायन करने लगे। इसका अर्थ समझ गए आप। देखिए, श्रमिक जो लोग हैं वो क्यों शहर के तरफ आए, तो इसका अर्थ यही होता है। इसका अर्थ यही है कि मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे लाइन से, कि जो उनका भूमि था ना, जो भूमि था वो किसी कारखाना के किसी फैक्ट्री की में वहाँ ज़मीन पे कब्जा हो गया, फैक्ट्री बन गया, ये सब होता है ना। तो इसके कारण जो भी कृषि का भूमि था वो भूमि ख़त्म हो गया। तो इसी कारण जो कृषि थे वो शहर में गए, किसके लिए, रोजगार की तलाश में गए, ठीक ना। ब्रिटेन वर्ष सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। इस सम्मेलन का मकसद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। याद रखिएगा, ब्रिटेन वर्ष सम्मेलन, ठीक ना।
इस सम्मेलन का मकसद था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना और मुद्रा और विनिमय द्वारा दरों को स्थिर करना, ठीक ना। इस प्रणाली के निर्यात को यह यकीन था कि इसके मौद्रिक जो होता है मौद्रिक व्यवस्था के से सोने से हटाकर हासिल किया जा सकता है। उन्हें पूरी दुनिया के लिए सोना का बजाय डॉलर का मानक तैयार कर दिया, ठीक ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे आता है। यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद रखिएगा। मुद्रा क्रांति क्या था? देखिए मुद्रा क्रांति समझा देंगे क्या था कि आधुनिक विश्व में कैसे प्रभावित किया। देखिए मुद्रा क्रांति क्या था? मुद्रा क्रांति के कारण राष्ट्रवाद और संस्कृति में विचार जनमानस में प्रभावित किया, शिक्षा के प्रसार हुआ और पुस्तकों का उपलब्ध शिक्षा शैली में फैली। इस तरह मुद्रा की क्रांति में ज्ञान और विज्ञान और सामाजिक विचारों में परस्पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे पूरे में ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, लोगों में जागरूकता बढ़ी, ठीक ना। मुद्रा क्रांति यही था कि मुद्रा क्रांति में लोग पढ़ना शुरू किया, शिक्षा का प्रसार हुआ, जो सारे लोग शिक्षित हुए, ठीक ना। पहले ऐसा नहीं था, पहले किसी की बात सुनकर काम करते थे, ठीक ना। 8 नंबर सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण और विचार बताए। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण और विचार बता। देखिए आवेदन और विवेचन करें। देखिए सविनय आंदोलन के कई कारण थे। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार, ठीक ना, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार, साइमन कमीशन में भारतीय प्रतिबंधों न देना, डोमिसाइल स्टेटस का प्रस्ताव, अंग्रेज द्वारा गांधी जी की मांग का अनदेखी करना, अफीम की खेती की मंजूरी देना, नील की खेती की मंजूरी देना और कम मजदूरी, ठीक ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण खासी बात मैं बता दूंगा आपको। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। इस आंदोलन दिसंबर 1929 ईस्वी कांग्रेस अधिवेशन को शुरू हुआ था। इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया गया था। इस आंदोलन में महिला भी भाग ली थी। इस आंदोलन के दौरान नमक कानून तोड़ा गया, नमक बनाकर कानून तोड़ा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा, ठीक ना। इस आंदोलन के बाद गांधी और इरविन समझौता के तहत आंदोलन को रोक दिया गया। इस आंदोलन जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था गांधी इरविन समझौता के दौरान समझौता जो हुआ इसके तहत रोक दिया गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे सत्ता की साझेदारी का लोकतंत्र का क्या महत्व है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि ये विभिन्न समूहों और मुद्राओं के राजनीति प्रक्रिया में शामिल करती है। यह सुनिश्चित करती है कि सभी वर्गों की आवाज़ सुनी जाए और हितों के प्रतिनिधित्व हो, और इससे राजनीतिक स्थिरता बढ़े और समाज में असमर्थता बनी रहे, ठीक ना। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में 1974 ईस्वी में हुए छात्र आंदोलन में प्रमुख कारण क्या थे? देखिए मार्च 1974 में बेरोजगारी एवं खाद्यान्नों की कीमत में मतलब खाद्य जो भोजन होता है उसमें वृद्धि हो गई थी के कारण बिहार में छात्रों ने सरकार के खिलाफ विरोध छिड़ गया, जिसे छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का उल्लेख किया। धर्मनिरपेक्षता की एक मान्यता है कि अंतर्गत ये माना जाता है कि किसी भी संप्रभुता राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। राज्य किसी भी धर्म विशेष का नहीं बढ़ावा देगा और ना ही उसका विरोध करेगा। राज्य के लोग धार्मिक मान्यताओं में सरकार के द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। समझ गए धार्मिक निरपेक्षता किसको बोलते हैं? केंद्र शासित राज्य क्या है? देखिए केंद्र शासित भारत के केंद्र शासित प्रदेश से तात्पर्य उन प्रदेशों से है जिसको कुछ विशेष परिस्थिति के कारण अन्य राज्यों में ना मिलकर सीधी केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य एवं 9 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश का शासन उस राज्य के केंद्र द्वारा नियुक्ति प्रशासन एवं उपराज्यपाल के द्वारा किया जाता है। समझ गए इस बात को? केंद्र क्या होता है? देखिए 13वें क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था में विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर भारतीय संघीय व्यवस्था में मुख्य विशेषता बताइए। देखिए यह शक्तिशाली केंद्र सरकार की स्थापना की गई थी। संघ सरकार को अधिक अधिकार दिया गया। संविधान में शासन के सभी विषयों के 3 सूची का विभक्ति किया गया। संघ सूची इनमें से 57 विषय है जो संघ सरकार के अंतर्गत है। राज्य सूची
इनमें से 66 विषय हैं जो राज्य सरकार के अंतर्गत है, और समवर्त सूची जिनमें से 47 विषय हैं जिन पर संघ सरकार और प्राथमिक प्रधानता स्वीकार की गई। अविशिष्ट अधिकार में संघ और सरकार को ही दिया गया। संकट काल में अथवा विषम परिस्थिति में राज्य सरकार की सारी शक्तियों संघ के सरकार ले सकती है। समझ गए इस बात को। 14वें क्वेश्चन पे आते हैं। लोकतंत्र किस प्रकार की आर्थिक एवं समृद्धि एवं विकास का महाकाय है। आते हैं 14 लास्ट क्वेश्चन पे। लोकतंत्र नामक सरकार जनता के प्रति उदारवादी एवं वैभव होती है। यह शासन की सबसे अच्छी प्रणाली है। यहाँ आर्थिक खुशहाली तथा विकास की गति अच्छी होती है, लेकिन प्रस्ताव में लोकतंत्र शासन और तानाशाही शासन व्यवस्था में आर्थिक विकास के क्षेत्र में तानाशाही शासन व्यवस्था आगे है। समझ गए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस बात को समझ लीजिएगा। यहाँ पे एक बोला क्या जा रहा है, लोकतंत्र जो होता है किस प्रकार की देश के लोकतंत्र अच्छा है कि नहीं, इसका आप मैं एक अलग वर्ड बना देता हूँ। इसी क्वेश्चन को मैं अलग मेथड में बता देता हूँ कि लोकतंत्र क्या देश के लिए अच्छा है कि नहीं आता। लेकिन क्या लोकतंत्र सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है। पहली बात याद रखिएगा, शासन प्रणाली से अच्छा होता है। सारे लोग अपने अनुसार सत्ता में जिनको भी चुनना अपने वोट के अनुसार चुन सकते हैं। यहाँ विकास की गति अच्छी होती है, लेकिन वास्तव में याद रखिए, लेकिन वास्तव में लोकतांत्रिक शासन और तानाशाही शासन में व्यवस्था आर्थिक क्षेत्र में विकास में तानाशाही व्यवस्था आ गया। देखिए लोकतंत्र में थोड़ी सी विकास के क्षेत्र में कम होता है, ठीक ना। लेकिन जो तानाशाही जहाँ राज होता है, तानाशाही शासन जहाँ होता है वह विकास अधिक होता है, ठीक ना। तानाशाही और लोकतंत्र में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे है कि विकास के क्षेत्र में थोड़ी सी मध्यम पड़ जाती है किसके सामने, तानाशाही शासन के सामने। तानाशाही जहाँ शासन होता है वहाँ पे आर्थिक विकास ज़्यादा होता है, ठीक ना। चलिए फ्रेंड्स, आपको सारे क्वेश्चन मैं डील कर दिया हूँ। जो भी क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट के माध्यम से हम जरूर पूछ लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमसे बोल दीजिएगा, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं सेकंड पार्ट आपको बनाकर मैं दे दूंगा, ठीक है माय फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो का आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो भी मैं अगला अपलोड वीडियो करूँगा तो आपको टाइम से मिल सकेगी, ठीक है माय फ्रेंड्स। चलिए, जय हिंद जय भारत। याद रखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग के लिए, वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते रहता हूँ जिससे आप पढ़कर अपने एग्जाम में तैयारी कर सकते हैं, ठीक है माय फ्रेंड्स। अगले वीडियो मुलाकात होगी। जय हिंद जय भारत।